नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने बात की थी, अगला वीडियो जो लाएंगे हम वो सरपंच के ऊपर लाएंगे कि सरपंच बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें सबसे पहले जब हम सरपंच बनने की योग्यता की बात करते हैं तो उसमें पहले सबसे पहली बात ये आती है कि मतदाता जो सूची होती है, यानी कि जो गांव की वोटिंग लिस्ट होती है, उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी आयु 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। किस दिन तक? जिस दिन नामांकन करते हैं, यानी जिस दिन आप सरपंच का फॉर्म भरते हैं, उस दिन तक आपकी उम्र 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। तीसरी बात, एक संतान की, ये दो से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। ये जो वसुंधरा राज्य सरकार थी, उससे पहले तक ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन जब वसुंधरा राज्य सरकार आती है तो फिर उन्होंने इसमें संशोधन किया था और संशोधन करके उन्होंने ये प्रावधान जोड़ दिया था कि दो से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो इसमें। और इसमें भी एक और चीज है, आपको ये जानना होगा कि जैसे 27/11 यानी 27 नवंबर 1995, ये तारीख इसलिए क्योंकि इस दिन अपने पंचायत राज कानून को लेकर बात हुई थी। तो 27/11/95 से लेकर के पहले की अगर आपकी संतान है तो जितनी भी संतान है वो एक ही गिनी जाएगी। यानी अगर किसी के दो संतान है तो भी उसको एक ही जोड़ा जाएगा, अगर तीन संतान है तो भी एक ही जोड़ा जाएगा। और 27/11/95 के बाद में आपकी जितनी संतान है उतनी जोड़ी जाएगी। यानी कि आपको दो संतान, अगर 1995 से पहले की तीन संतान भी है और 1995 के बाद में एक संतान है, तो भी आपकी टोटल दो ही संतान जोड़ी जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि संतान को छिपा करके, यानी कई बार क्या होता है कि राशन कार्ड वगैरह में नाम किसी और के साथ जोड़ देते हैं। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आप देख सकते हो कि दो से ज्यादा बच्चों की जानकारी छिपाई, इसलिए कोर्ट ने पंचायत सरपंच को अयोग्य घोषित कर दिया। दरअसल ये मामला धौलपुर का है, जब एक सरपंच ने अपनी संतान छिपाई और उसके बाद उसने सरपंचाई का फॉर्म भरा। जो सामने वाला सरपंच जो हार गया था, उसने कोर्ट में याचिका लगा दी और उसके बाद उस सरपंच की सरपंचाई को समाप्त कर दिया गया, यानी कि उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर एक चीज आती है प्रस्तावक की। तो यहाँ प्रस्ताव का मतलब होता है प्रपोजल, जो आपका नाम आगे पेश करे। तो उसमें सरपंचाई के चुनाव में आपको प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगली चीज होती है जमानत राशि, यानी कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितनी जमानत होती है। तो ग्राम, जो अगर पंच होते हैं, वार्ड पंच, उनके लिए कोई जमानत राशि नहीं है। अगर सरपंच पद के लिए है तो आपको सामान्य से हो तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, या फिर जैसे ओबीसी हो, SC ST से हो, या फिर महिला से हो तो आपको 250 रुपये यानी 250 रुपये की जमानत राशि लगती है। उसके बाद अगली चीज जब आप देखते हो तो शैक्षणिक योग्यता, यानी कि पढ़े लिखे कितने होने चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता जो थी 2015 में वसुंधरा राज्य सरकार थी, उन्होंने लागू की थी, लेकिन ये 11 फरवरी 2019 की न्यूज है। राजस्थान में सरपंच और पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता अब खत्म हो गई है। यानी कि पहले जो सरपंच के लिए आपको 8वीं पास होना जरूरी था, वो अब नहीं रहा। अब आपके लिए शैक्षणिक बाध्यता खत्म हो गई है। इसके बाद एक ये भी निर्देश है कि घर में शौचालय होना चाहिए और उसके लिए प्रॉपर आपको एक फॉर्म भी भरवाया जाएगा। ये आप नीचे फॉर्म देखोगे जिसमें बिल्कुल ये फॉर्म का एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरह से आपको ये शौचालय के बारे में ब्यौरा देना होगा। बिल्कुल नीचे आपको साइन करने पड़ेंगे कि हमारे घर में शौचालय है और कार्यशील शौचालय है। इसके बाद जब आप अगली बात करोगे तो फिर जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार है तो आपको सरकार की अधिसूचना का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही सरकार का नोटिफिकेशन आएगा, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें मैंने आपको दिखाया एक, ये 2020 के जो अपने सरपंचाई के चुनाव हुए थे उस समय का नोटिफिकेशन है, जिसमें ये अलग अलग तारीख है। जैसे नाम निर्देश पत्र प्रस्तुत करने की तिथि जो है, ये इसमें 8 तारीख बताएगी, यानी नामांकन भरने की तिथि 8 तारीख है। उसके बाद आपको इसमें संशोधन करने के लिए एक दिन मिलता है, 9 तारीख को। फिर नाम वापसी आपको 9 तारीख को ही करनी होती है, शाम को 3 बजे। ये 2020 के हैं, पर आपको इससे मोटा मोटा पता चल जाएगा कि कितने दिन का आपको छूट मिलती है फॉर्म भरने के लिए, नाम वापस करने के लिए, नाम में संशोधन करने के लिए। उसके बाद आपको मतदान दल आ जाएंगे। फिर मतदान की तिथि है 17 तारीख, यानी आप देख सकते हो कि
आप 8 तारीख को फॉर्म भरते हैं और 17 तारीख को मतदान होता है, यानी कि लगभग 9 से 10 दिन का आपको टाइम मिल जाता है। और फिर मतगणना यानी कि जो रिजल्ट है उसी दिन जारी कर दिया जाता है, रात को 10 बजे के आसपास। यानी ये 10 बजे का टाइम इस पर निर्भर करता है कि कितने वोट है या फिर किस तरह से वोटिंग जो मतगणना काउंटिंग हो रही है उस पर निर्भर करता है। इसके बाद अगली चीज, नाम वापसी। जब फॉर्म भरते हैं, जैसे इसमें 8 तारीख को फॉर्म भरा गया, उसके बाद नाम वापसी होती है। जैसे हमारे पंचायत की बात करें तो टोटल 9 फॉर्म भरे गए थे, उसमें से 6 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिया था और 3 जनों का फॉर्म रहा था। तो जैसे आप नाम वापसी करोगे तो आपको जमानत राशि जो है वो भी वापस मिल जाएगी। इसके लिए आप, नाम वापसी की प्रक्रिया क्या है, तो सीधी सी बात है, जो आपको टाइम दिया गया उसमें आप निर्वाचन जो रिटर्निंग अधिकारी होते हैं अपने को, उनके पास जाइए और बता दीजिएगा कि भाई मुझे सरपंचाई नहीं लेनी है, तो वो एक फॉर्म होता है वो भर दो, आपको वापस मिल जाएगी। और इसको लेकर जैसे ही आपने अपना नाम वापस लिया तो आपको जो भी आपने जमानत राशि दी है वो भी आपको लौटा दी जाएगी। और इसके लिए बकायदा एक आदेश निकलेगा, ये आप देख सकते हो, सरपंच चुनाव हेतु उम्मीदवारी वापसी लेने पर जमानत राशि लौटाने के संबंध में, ये आदेश है राज्य निर्वाचन आयोग का। उसके बाद चुनाव प्रचार। तो चुनाव प्रचार वैसे तो पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि चुनाव प्रचार के लिए भी राजस्थान सरकार ने फिक्स कर रखी है कि 20,000 रुपये से ज्यादा आपको खर्च नहीं करने हैं। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ भी रहे हो तो आपके चुनाव की जो खर्च की सीमा है वो 20,000 ही है। उसके बाद आपको चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाता है कि आपको कौन से चिन्ह मिलेंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हो अलग अलग है, किसी को बैट है, किसी को तिजोरी है, किसी को कुछ और दे दिया। इस तरह से आपको चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। फिर आप जब देखते हो तो इसमें रिजल्ट उसी दिन शाम को आ जाएगा। और रिजल्ट जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, जैसे ये अपने गांव का है, तो टोटल जो वैलिड वोट पड़े थे 1671 वोट पड़े थे, यानी कि टोटल 85% आप वोटिंग मान सकते हो। 84.48 यानी 84.48% वोटिंग हुई थी। और उसमें से जो जीतने वाले थे सरपंच हमारे चंदन सिंह जी, उन्होंने 1301 वोट हासिल किए थे। और जो सेकंड यानी रनर अप रहे थे, उन्होंने 289 यानी 289 वोट प्राप्त किए थे। और 5 वोट जो थे वो नोटा को गए थे। तो ये उसी दिन जारी हो जाता है रिजल्ट, रात के टाइम में। फिर जमानत जब्त होती है। कई बार हम ये सुनते हैं कि जमानत जब्त हो गई, तो जमानत जब्त तब होती है जब चुनाव आयोग ये कहता है कि जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वोट का 1/6 वोट, यानी लगभग आप मान लो कि 16 से 17% वोट अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। उसके बाद आपका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष किस दिन माने जाएंगे, जिस दिन आप कार्य करने की जो तिथि होती है, पहली बैठक होती है, उस दिन से 5 वर्ष माने जाते हैं। उसके बाद अगर बीच में किसी स्थिति में आपकी सरपंचाई या फिर जो पंचायत राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाता है, तो फिर जो 6 महीने बचे होते हैं, उन 6 महीनों के भीतर भीतर आपको चुनाव करवाना होता है, अगला चुनाव जिसे उपचुनाव कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब सरपंच खड़े हैं तो फिर दोबारा उपचुनाव की क्यों नौबत आती है, तो पहला कारण जैसे इस्तीफा दे दे खुद सरपंच ही। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे देवगढ़ पंचायत समिति की एक न्यूज है जिसमें इस्तीफा दे दिया था सरपंच ने। उसके बाद फिर वहां पे उपचुनाव करवाने की नौबत आई, लेकिन उससे पहले ही सरपंच साहब वापस पहुंच गए बीडीओ के ऑफिस में कि साहब मेरे को इस्तीफा नहीं देना है। तो ऐसी भी स्थिति बन जाती है। इस्तीफा जो है सरपंच हो या वार्ड पंच हो या फिर जो उप सरपंच हो, सारे इस्तीफे बीडीओ को देते हैं। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसको इस्तीफे दिए जाते हैं। उसके बाद आती है हटाने की प्रक्रिया। उससे पहले हम बात करते हैं सरपंचों के वेतन की, यानी कि सरपंचों को तनख्वाह कितनी मिलती है। तो सरपंचों की तनख्वाह आपको बता दें, पहले तो जो थी सरपंच ग्राम पंचायत, इसको मिलती थी 5520 रुपये, एक महीने के 5520 रुपये मिलती थी। फिर सरकार ने इनके ऊपर थोड़ी और दया दिखाई, मेहरबानी की, और उसके बाद अब जो इनकी तनख्वाह है वो है 6072 रुपये, यानी कि अब थोड़ी सी इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है सरपंचों की। उसके बाद सरपंचों को हटाने की प्रक्रिया, इसमें वैसे लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत टफ लैंग्वेज में है, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि सरपंच को हटाने की प्रक्रिया ये है कि जो अपने वार्ड मेंबर यानी वार्ड पंच चुने हैं, उनके 1/3 यानी कि
अगर टोटल अपने 6 लोग वार्ड पंच हैं तो उनमें से अगर 2 लोग जाकर के कहें कि हमें सरपंच को हटाना है, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। सरपंच को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। 1 महीने के भीतर बैठक होगी। उस बैठक के अंदर अगर 3/4 लोग ये प्रस्ताव पारित कर दें कि हमें सरपंच को हटाना है, तो उसी दिन से सरपंच को हटा दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो पंचायत समिति जो भणियाना है पोखरण में, गुंदाला के सरपंच थे सदाम खान, उनके खिलाफ वार्ड पंच अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और सरपंच के 6 सदस्यों में से 4 ने मतदान किया था। सरपंच और उप सरपंच जो है बैठक से अब्सेंट रहे थे। हालांकि इसमें वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि जिस दिन चुनाव होते हैं उससे लेकर शुरुआत के 2 वर्ष तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। उसके बाद भी साल में आप एक ही बार प्रस्ताव ला सकते हो और अगर चुनाव को सिर्फ 12 महीने ही बचे हैं तब भी आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। उसके बाद अगली बात आप करें तो जो मैंने फॉर्म भरने की बात की थी कि फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हो। ये फॉर्म है प्रारूप 4 इसको कहा जाता है। ये निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। जिसे आपको यहाँ लिखना होगा पंचायत समिति कौन सी है, जिला कौन सा है, आपको पूरा नाम, अभ्यर्थी का जो जाति है, आपको कुछ बेसिक जानकारी है भरनी पड़ेगी, जैसे कितनी आपके पास जमीन है, कितने आपके पास गहने हैं, कितनी आपके पास कैश में संपत्ति है, रोकड़ संपत्ति है, उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये सारी मैं आपको एक फॉर्म भरा हुआ है इसमें वो दिखा देता हूँ। उसके बाद एक अलग से वीडियो लाएंगे और उसके अंदर हम प्रॉपर रूप से ये फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ एक फॉर्म भरा हुआ, जो हमारे ही पंचायत समिति के सरपंच थे चंदन सिंह जी, माफी अब भी है सरपंच चंदन सिंह जी, तो उनका ये फॉर्म भरा हुआ है क्योंकि अभी कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं। लेकिन ये देखिए आप, ये फॉर्म है सरपंच जी का। सरपंच महोदय चंदन सिंह जी, देखिए आपको फॉर्म भरते टाइम ऐसे ही जानकारी भरनी पड़ेगी, ये नाम, उनके पिताजी का नाम, फिर इससे नोटरी आपको करवानी पड़ेगी, जैसे उन्होंने भी नोटरी करवा रखी है। तो ये आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, ये आपको प्रॉपर जानकारी हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे और उसके माध्यम से लेंगे। धन्यवाद साथियों। इस कड़ी में हम अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे जिसमें वार्ड पंच और डेलीगेट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।